करीब 2 महीने पहले माफिया अतीक अहमद की हत्या हुई थी और आज फिर से ठीक ऐसी ही वारदात लखनऊ में हुई है, जिसमें हिस्ट्री शीटर संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा पर दनादन गोलियां बरसाई गई। हमले में जीवा की मौत हो गई। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये बता देते हैं कि इस घटना में अब तक क्या क्या हुआ है। दरअसल करीब 4 बजे कोर्ट रूम में संजीव जीवा का मर्डर हुआ। शूटर वकील बनकर कोर्ट रूम में दाखिल हुआ था। घटना के तुरंत बाद आरोपी विजय यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। तो वहीं शूटआउट में एक बच्ची और पुलिसकर्मी के घायल होने की खबर है। तो वहीं घटना का संज्ञान लेते हुए सीएम योगी ने एसआईटी जांच के आदेश भी दिए। वहीं सभी कोर्ट परिसरों की सुरक्षा बढ़ाने के आदेश भी दिए गए हैं। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे कोर्ट रूम में पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में एक अपराधी की हत्या हो जाती है। यूपी के बड़े गैंगस्टर का शूट आउट। कोर्ट रूम में संजीव जीवा की गोली मारकर हत्या। पहले माफिया अतीक अहमद को पुलिस कस्टडी में गोली मारी गई। अब लखनऊ की कोर्ट में भी खुलेआम कुख्यात अपराधी संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा को मौत के घाट उतार दिया गया। लखनऊ का कोर्ट परिसर गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। घड़ी में शाम के 4 बज रहे थे। हिस्ट्री शीटर संजीव जीवा को SC/ST कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था। इतने में कोर्ट रूम में अचानक गोलियां चलने की आवाज जोर से गूंजी। कोर्ट में मौजूद किसी को कुछ समझ में आता उससे पहले जीवा पर दनादन फायरिंग हो गई। हत्यारों ने जीवा को बुरी तरह गोलियों से छलनी कर दिया। हत्यारे वकील के ड्रेस पहनकर अपनी पहचान छिपा कर आए थे। जीवा पर ताबड़तोड़ गोलियां दागी गई, जिसके बाद वो निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ा। जीवा को 6 गोलियां मारने के बाद सामने आ रही वारदात के बाद कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गई। वहां मौजूद लोग भागने लगे, चिल्लाने लगे। गोलीबारी के दौरान एक बच्ची भी घायल हो गई। 2 पुलिस वालों के भी जख्मी होने की खबर है। वारदात होने के बाद पुलिस हरकत में आई। हत्या के एक आरोपी विजय यादव को पकड़ लिया गया। वारदात में विजय यादव के साथ और कौन कौन मौजूद था, अब इसके बारे में पता लगाने की कोशिश की जा रही है। विजय यादव के जौनपुर के होने की बात सामने आ रही है। डेथ डिक्लेयर की गई है, मौत हो गई है। हाँ। कितनी गोली लगी है सर? कुछ अब ये अभी तो पता नहीं चला है, पता चल जाएगा। गोलियां लगी हैं। जिसने हत्या की उसकी गिरफ्तारी कर दी, कहा जा रहा विजय यादव नाम का है जौनपुर का। हाँ, उसके बारे में हम लोग जानकारी कर रहे हैं। जो अभी तक पता चला है कि वो पकड़ा गया है। आपके 2 सिपाही और एक बच्ची घायल, उनकी क्या कंडीशन है? सही है। सिपाही के जो है घुटने में लगी है और जांग में लगी है, तो वो आउट ऑफ डेंजर है, वो ठीक है। बच्ची को यहाँ से रेफर किया गया? बच्ची का हम लोग KGB में रेफर किया गया है, वहां से हम लोग पता कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कोर्ट परिसर में इसी रास्ते से संजीव माहेश्वरी जीवा तकरीबन 3:30 बजे इस कोर्ट में दाखिल हुआ था और ऐसा माना जा रहा है कि इसी रास्ते से वो शूटर जिसका नाम विजय यादव के तौर पर सामने आया है वो भी दाखिल हुआ और इस रास्ते से होते हुए ये यहां से वो कोर्ट के अहाते में पहुंचा है। यहां से लाइन से सारे कोर्ट शुरू हो जाते हैं और ये जो सामने नरेंद्र कुमार थर्ड साहब का कोर्ट है, SC/ST स्पेशल कोर्ट, इसी कोर्ट में हत्या के मामले में पेशी थी संजीव माहेश्वरी जीवा की। चश्मदीदों का मानना है कि शूटर यहां पर पहले से ही मौजूद था और उसने इस अहाते में ही पहले 2 राउंड गोलियां चलाई हैं जीवा के ऊपर। आप देख सकते हैं शायद उसी की वजह से ये खून के निशान कोर्ट के बाहर की दीवारों पर दिख रहे हैं। लेकिन 2 गोलियां लगने के बाद भी जीवा लड़खड़ाते हुए SC/ST के इसी कोर्ट में दाखिल हुआ है। उस वक्त ये दरवाजा खुला था और वो कोर्ट में रूम में दाखिल ही होता है, लेकिन शूटर विजय यादव यहां पर ताबड़तोड़ 4 गोलियां और मारता है और इत्मीनान से देखता है कि संजीव माहेश्वरी और जीवा की मौत हुई या नहीं। वो इत्मीनान कर लेता है कि संजीव माहेश्वरी जीवा मारा गया है। इसके बाद वो यहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही कोर्ट में मौजूद जो वकील साहबान थे वो उसको पकड़ लेते हैं। माफिया अतीक अहमद को भी पुलिस कस्टडी में मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था और उसी दौरान उसकी हत्या कर दी गई। वहीं एक बार फिर पुलिस की मौजूदगी में वो भी कोर्ट जैसी संवेदनशील जगह पर हत्या हो जाना बड़े सवाल खड़े करती है। आखिर कैसे हत्यारे कोर्ट में दाखिल हुए? सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे तो वारदात कैसे हो गई? कैसे पुलिस सुरक्षा में सेंधमारी हो गई? हत्यारे वकील का भेष धारण कराए, लेकिन पुलिस को कोई खबर नहीं हुई। कोर्ट में पेशकार साहब, हम 4-5 वकील और पैरोकार 8-10
करीबन 10-12 लोग अंदर थे। हम लोग को गोली की आवाज सुनी, अचानक हम लोगों ने देखा गेट पे एक अपराधी गिरा, उसके पीछे एक गोली मार रहा था, 4-5 राउंड उसने गोली उसको मारी। जब गोलियां खत्म हो गई, हम लोग चूंकि देख रहे थे गोली चल रही थी, तो हम लोग तुरंत अपने आप को बचाने की कोशिश किए। इसके बाद जब देखे गोली खत्म, वो भागने वाला था, हम लोगों ने उसको दौड़ा के पकड़ा। जब पकड़ा उसको, तब हम लोगों ने उसको मारा। तब तक पुलिस वाले के नाम पे वहां पे कोई नहीं था, हम लोग थे। हम लोग अगर वकील ना होते तो पकड़ में भी ना आता अपराधी। पकड़ा हम लोगों ने, उसको पुलिस के हवाले किया। इसके बाद पुलिस वालों ने उसको जीवा को देखा हिला के, सांस नहीं आ रही थी। हम लोगों ने कहा जैसे भी उसको जल्दी से ले जाइए। वारदात के बाद वकीलों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। घटना के विरोध में वकीलों ने खूब हंगामा किया। पुलिस से धक्का मुक्की की गई। कई पुलिसकर्मियों को बाहर निकाल दिया और गेट बंद कर दिया गया। वकील धरने पर बैठ गए। पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इनको भी गोली लगी है। जब हम लोग यहाँ सेफ नहीं है, हमारा प्रोटेक्शन नहीं, आप किसका करेंगे? हम ये गवाह को मारने के लिए ये आदमी व्हाइट शर्ट पहन के आया है। पुलिस की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो चेक करे? हम लोग सीओपी भी एग्जाम देके यहाँ आते हैं वकीलों की पैरवी करने। ये क्या कर रहे हैं? ये क्या है? ये सिक्योरिटी है हम लोगों की? किस तरह काम करेंगे ये लोग? कोई भी पुलिस में चलाएगा, कोई भी वकील में चलाएगा, कोई भी आदमी देखेगा नहीं। जैसे कोर्ट न्यायपालिका पे कोई भरोसा ही नहीं करने वाला है। क्या प्रशासन, क्या पुलिस, क्या कुछ भी नहीं रह गया है किसी के अंदर। जब कोर्ट रूम के अंदर गोली मारी गई, कोर्ट रूम के अंदर गोली मारी गई, पुलिस बैठ के मोबाइल चला रही थी और वकीलों ने उसको पकड़ा। ये कंडीशन है। गैंगस्टर जीवा मुख्तार अंसारी और मुन्ना बजरंगी गैंग से जुड़ा था। वो बीजेपी नेता ब्रह्मादत्त द्विवेदी हत्याकांड का आरोपी था, लेकिन पेशी के दौरान उसकी हत्या हो गई। अब पुलिस प्रशासन जांच में जुटा है, लेकिन अदालत में इस वारदात ने एक बार फिर से पुलिस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लखनऊ से ऋषभ मणि के साथ राजीव सिंह की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए बात चुनावी राजनीति की कर लेते हैं। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए सियासी बिसात बिछने लगी है। अब बीजेपी के बड़े बड़े नेता पुराने कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन पर चर्चा कर रहे हैं और 80 में 80 सीट फतेह करने का मंत्र भी दे रहे हैं। इसी के तहत नोएडा में जेपी नड्डा ने टिफिन बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं को विजय संदेश दिया और हर घर दस्तक देकर विकास योजनाओं को पहुंचाने की बात की। दरअसल टिफिन पर चर्चा का मकसद बीजेपी कार्यकर्ताओं को प्लान समझाना है। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं के साथ ज्यादा वक्त बिताना और फीडबैक लेना भी इसका एक मकसद है और हारी हुई सीटों पर कमल खिलाने की तैयारी है, जिसके लिए हारी हुई 14 सीटों पर नई रणनीति भी बनाई गई है। तो वहीं जेपी नड्डा ने ज्यादा से ज्यादा युवाओं को पार्टी से जोड़ने पर भी बल दिया। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, जिससे टिफिन पर चर्चा की तस्वीर साफ हो। दो 2024 के रण में फिर से जीत का स्वाद चखने के लिए टिफिन का स्वाद चखा जा रहा है। टिफिन पर चर्चा हो रही है और सभी सीटों पर जीत का मंत्र दिया जा रहा है। सीएम योगी ने गोरखपुर में चर्चा की तो अब बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा नोएडा में टिफिन पर चर्चा करते नजर आए। समय समय पर बैठकें होती रहती हैं। इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सुझावों का ध्यान में रखते हुए इन बैठकों को हमने टिफिन बैठक में परिवर्तित किया है, जिसमें सभी कार्यकर्ता अपने घर से टिफिन लेकर आते हैं, यहाँ बैठते हैं, सामूहिकता में चर्चा करते हैं, इनफॉर्मल चर्चा करते हैं। उत्तर प्रदेश में टिफिन पर चर्चा उस रणनीति का हिस्सा है जिससे टारगेट 80 को साधा जा सके, सभी लोकसभा सीटों को कब्जाया जा सके और उस अभियान को भुनाया जा सके जिससे हर घर हर दरवाजे तक दस्तक दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम को और खास बनाने के लिए नोएडा में निजी स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष, क्षेत्रीय अध्यक्ष, प्रभारी मंत्री, सांसद, विधायक और पार्टी नेता शामिल रहे। इस दौरान जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं को चुनावी अभियान में अभी से जुटने का संदेश दिया। देखिए, ये पार्टी अलग अलग तरीके से कई अभियान समय समय पर चलाती रहती है, लेकिन ऐसे सीनियर लीडर्स का लोगों के साथ आना और कोई यहाँ कोई बड़े दायित्व पर हो, छोटे दायित्व पर हो, उसका कोई वो नहीं, सब एक पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में, बड़े परिवार के सदस्य के रूप में साथ में बैठकर भोजन करना, चर्चा करना और मार्गदर्शन अपने सीनियर लीडर्स का मिलता है कि आगे कैसे पार्टी की गतिविधियों को आगे लेकर जाना है। टिफिन पर चर्चा की खास बात यह है कि जितने भी नेता कार्यकर्ता हैं, वो अपने घरों से टिफिन पैक करवा कर लाते हैं
और फिर जब टिफिन पर चर्चा शुरू होती है उसमें सियासत का छौका लगाया जाता है और फिर उस राजनीति पर एजेंडा सेट होता है जिससे लोकसभा चुनाव में जीत बड़ी हो सके। टिफिन पर चर्चा का मकसद क्या है वो भी समझ लीजिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों से संपर्क साधना, बीजेपी कार्यकर्ताओं को प्लान समझाना, रूठे नेताओं और कार्यकर्ताओं को मनाना, ज्यादा से ज्यादा युवाओं को पार्टी से जोड़ना, क्षेत्र की समस्याओं को लेकर फीडबैक लेना। भारतीय जनता पार्टी की देश की पहली टिफिन बैठक शुरू हो चुकी है और आप तस्वीरें देखेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, साथ में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया, विधायक, सांसद, राज्यसभा सांसद डॉक्टर महेश शर्मा, सभी लोग बैठे एक टेबल पर भोज कर रहे हैं। टिफिन बैठक का आयोजन किया गया। ये देश की पहली टिफिन बैठक है। इसका उद्देश्य यही है कि परिवार की तरह साथ में बैठे, खाना खाएं और जो दिक्कतें हैं, जो समस्याएं हैं, उनको दूर किया जाए। साथ ही जो 9 वर्ष मोदी सरकार के पूरे हो गए हैं उस कार्यकाल में जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाया जाए। 2024 के लिए बीजेपी का ये अनूठा प्रयोग यानी टिफिन बैठक हर जिले, हर शहर, हर मंडल में होनी है जिससे लोगों से जुड़ने का ज्यादा वक्त मिल सके। साथ ही कार्यकर्ताओं को अपने क्षेत्र में ग्राउंड पर उतारकर विकास योजनाओं को समझाया जा सके और वहां की जनता का मूड समझा जा सके, उन्हें परखा जा सके। जिसकी शुरुआत सीएम योगी ने गोरखपुर से की तो नोएडा में जेपी नड्डा ने अभियान को आगे बढ़ाया। यानी 2014 में चाय पर चर्चा से बीजेपी को बम्पर जीत मिली तो इस बार टिफिन पर चर्चा से बीजेपी यूपी की सभी 80 सीटों को जीतना चाहती है और सभी सीटों पर कमल खिलाना चाहती है। नोएडा से न्यूज़ 18 के लिए हिमांशु शुक्ला की रिपोर्ट। इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता की शिकायतों को जल्द से जल्द निपटाने का निर्देश दिया है। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में उन्होंने कई दिशा निर्देश दिए जिसमें जनता की समस्या, विभागीय योजनाओं का फीडबैक लिया जाना और अधिकारियों को ग्राउंड पर उतरने के आदेश दिए गए हैं। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। इस बैठक में और क्या कुछ खास रहा वो भी समझिए। हर वक्त एक्शन मोड में रहने वाले मुख्यमंत्री योगी ने इस बार शासन स्तर पर हाई लेवल बैठक की जिसमें सभी अपर मुख्य सचिवों और प्रमुख सचिवों के साथ जनता की शिकायतों को दूर करने का फीडबैक लिया और जन शिकायतों के समाधान पर बल देते हुए मुख्यमंत्री योगी ने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। सीएम योगी ने कहा, मिशन मोड में जन सुनवाई हो, जन समस्याओं का निस्तारण हो, अधिकारी फील्ड विजिट करें, योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करें, पीड़ित लोगों के हालात को समझें, संवेदनशीलता के साथ समाधान करें। यानी सीएम योगी ने हर हाल में सचिव से लेकर अधिकारियों को जमीन पर उतरकर जनता के लिए काम करने के निर्देश दिए हैं और किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं होने की चेतावनी भी दी है। मुख्यमंत्री योगी ने साफ कर दिया है कि शिकायतकर्ताओं की संतुष्टि और फीडबैक ही अफसरों के प्रदर्शन का मानक है। मतलब ये कि जिस भी विभाग से शिकायत मिलेगी उसके खिलाफ अब एक्शन भी लिया जा सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जन समस्याओं के निस्तारण संबंधी आज एक बड़ी बैठक की। मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक आयोजित हुई और इसमें सभी विभागों के प्रमुख सचिव और अपर मुख्य सचिव मौजूद रहे। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को सीधे तौर पर निर्देश दिए कि जनता की समस्याओं का तत्काल निस्तारण कराया जाए। यही नहीं, जितने भी एसीएस हैं, जितने प्रमुख सचिव हैं, वो जनता की समस्याओं को सुनने के लिए स्थानीय स्तर पर यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रवास करेंगे, वहां पर मौजूद रहेंगे और जिलों के लगातार दौरे करेंगे। यही नहीं, जो जन समस्याएं आ रही हैं उनकी जो निस्तारण है उसका फीडबैक भी अफसरों से लेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर निर्देश दिए हैं कि जो विकास की तमाम योजनाएं संचालित हो रही है वो आम जनता तक पारदर्शी तरह से पहुंचाई जाएं। अपराध और अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सीएम योगी ने एक बार फिर से अधिकारियों को हिदायत दी है और कहा है कि आईजीआरसी में मिलने वाले आवेदन हो या फिर सीएम हेल्पलाइन पर मिलने वाली शिकायत, सबकी सुनवाई हो और तुरंत एक्शन लिया जाए। हालांकि सीएम योगी ने ये भी कहा है कि आईजीआरएस और सीएम हेल्पलाइन को लेकर संवेदनशील विभागों ने बेहतर काम किए हैं। ऐसे विभागों, जिला अधिकारियों, पुलिस कप्तानों से औरों को प्रेरणा लेनी चाहिए। दरअसल सीएम योगी का मकसद हर जिले में बेहतर कानून व्यवस्था बनाए रखना है, साथ ही विभागों को बेहतर रिजल्ट भी देना है। विभागों को सीएम के निर्देश,
आवंटित धनराशि का सही उपयोग, वक्त पर धनराशि का इस्तेमाल हो, विभागीय योजनाओं की समीक्षा हो, बजट का उपयोग किया जाना चाहिए। यानी कि इस बैठक में सीएम योगी ने विभागों के साथ ही जिलाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को वक्त पर अपने काम निपटाने और जनता की समस्या में कोई लापरवाही नहीं बरतने का निर्देश दिया है, जिससे सरकार के प्रति जनता का भरोसा कायम रहे और सरकारी विभागों में वक्त पर काम निपटाया जा सके। लखनऊ से न्यूज 18 के लिए संकेत मिश्रा की रिपोर्ट। इसी बीच पहलवानों के साथ खेल मंत्री अनुराग ठाकुर की सकारात्मक बातचीत हुई। खेल मंत्री और पहलवानों के बीच तकरीबन 6 घंटे तक चर्चा हुई है, जिसमें पहलवानों ने कई प्रस्ताव रखे। तो वहीं मीटिंग खत्म होने के बाद अनुराग ठाकुर ने कहा कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जांच को 15 जून तक पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने पहलवानों की भी मांगों की जानकारी दी है। पहलवानों ने मांग रखी है कि 15 जून तक ब्रजभूषण के खिलाफ आरोप की जांच हो जानी चाहिए। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का चुनाव 30 जून तक हो जाना चाहिए। इसके अलावा रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल कंप्लेंट कमेटी भी बनाई जाए। इंटरनेशनल कंप्लेंट कमेटी की अध्यक्षता कोई महिला करे। आईओए की एडहॉक कमेटी में 2 कोच भी रखे जाएं। चुनाव के बाद रेसलिंग फेडरेशन अच्छे से चले, खिलाड़ियों से समय समय पर राय भी ली जाए। रेसलिंग फेडरेशन से ब्रजभूषण से जुड़े लोग चुनकर न आए, ये एक बहुत बड़ी शर्त रखी गई है पहलवानों की ओर से कि रेसलिंग फेडरेशन का चुनाव हो, लेकिन इस फेडरेशन में ब्रजभूषण से जुड़े लोग चुनकर न आए। महिला खिलाड़ियों को सुरक्षा मिले और खिलाड़ियों के खिलाफ मुकदमे वापस हो, ये मांग भी रखी गई है। अब पहलवानों के साथ बैठक के बाद अनुराग ठाकुर ने कहा क्या है वो भी आपको सुनाते हैं। को न्योता दिया था बातचीत के लिए, बहुत अच्छे वातावरण में सकारात्मक बातचीत बहुत संवेदनशील मुद्दे पर हुई है और लगभग 6 घंटे चली इस बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई उसमें जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों की जांच पूरी करके 15 जून तक चार्जशीट दायर की जाए और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का चुनाव 30 जून तक किया जाए। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी रेसलिंग फेडरेशन की बनाई जाए और उसकी अध्यक्षता कोई महिला करे। जब तक रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव नहीं होते तब तक आईओए की एडहॉक कमेटी पर 2 कोचेस का नाम प्रस्तावित किया गया है। उसका क्योंकि टेक्निकल भी उसमें दिक्कतें बहुत आती, इसलिए सुझाव दिए गए हैं कि 2 कोचेस को उसके ऊपर रखा जाए उस कमेटी में। ब्रजभूषण सिंह जिनकी 3 टर्म पूरी हुई है वो और उनसे संबंधित लोग उसमें चुनकर ना आए, इस तरह की उनकी मांग थी। जो महिला खिलाड़ियों को या बाकी खिलाड़ी आवश्यकता अनुसार सिक्योरिटी उनको मिले। केंद्र सरकार ने देश भर के किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने तुअर दाल, उड़द दाल, धान और मक्का सहित कई फसलों पर एमएसपी को बढ़ा दिया है। केंद्रीय कैबिनेट बैठक में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी बढ़ाने का फैसला लिया गया। मूंगफली में एमएसपी को 9% बढ़ाया गया। इसके अलावा धान की एमएसपी 7% बढ़ाई गई है। वहीं एमएसपी बढ़कर अब धान की 2183 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। ज्वार, बाजरा, रागी, तुअर, उड़द, सूरजमुखी, सोयाबीन की बात करें तो इनकी एमएसपी को 6 से 7% तक बढ़ा दिया गया है। बता दें कि सरकार एमएसपी के जरिए किसानों को उनकी उपज के न्यूनतम मूल्य की गारंटी देती है। एमएसपी को आज कैबिनेट की मंजूरी मिली है। इसी प्रकार से ज्वार, बाजरा, रागी, मेज, तुर, अरहर दाल, उड़द, सनफ्लावर सीड, सोयाबीन, निगर सीड, इन सभी में लगभग 6 से 7% की वृद्धि इस खरीफ मार्केटिंग सीजन के लिए की गई है। डिटेल्स आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे।
कापूस में, कॉटन में बहुत बड़े रूप में वृद्धि करने का निर्णय कैबिनेट ने लिया है। कॉटन की मीडियम स्टेपल एमएसपी को 8.9 लगभग 9% बढ़ाकर 6,620 किया गया है और लॉन्ग स्टेपल कॉटन को 7,020 यानी 10% की वृद्धि कैबिनेट ने आज स्वीकृति दी है। इन सब कार्यक्रमों के साथ साथ एमएसपी की जो बढ़ती हुई दाम है, इसके साथ साथ जैसे मैंने बताया, चाहे वो बीज हो, चाहे फर्टिलाइजर हो, जो बिना बढ़त के इतने दुनिया में इतने दाम बढ़ गए, लगभग 3 गुना 4 गुना होने के बावजूद भारत में फर्टिलाइजर के दामों में जरा भी वृद्धि प्रधानमंत्री जी ने होने नहीं दी, जिसके कारण हमारे किसानों को बहुत लाभ मिला। शायद एक एक किसान का लाभ देखने जाए तो हजारों रुपए का लाभ किसानों को सिर्फ और सिर्फ फर्टिलाइजर दाम ना बढ़ाने से पिछले वर्ष में मिला है। और इसी के साथ यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरें जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।